ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी है डेविल से शादी का एपिसोड नंबर 537 से आगे की कहानी। उदय प्रताप ने अपने मन में ठान लिया था कि अब वो इसकी को सच बता देंगे। उन्हें अब इसकी और रीवा से दूर नहीं रहना था। उन्होंने इसकी को कॉल किया। इसकी अभी मॉल में राजवीर के साथ शॉपिंग कर रही थी। आज कई दिनों के बाद इसकी शॉपिंग पर आई थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो आई तो थी रीवा के लिए कुछ लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे फैमिली शॉपिंग बना लिया था। वहीं राजवीर अकेले खड़े खड़े बोर हो रहा था क्योंकि शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इसकी कुछ ट्राई करने ट्रायल रूम में गई हुई थी कि तभी उसका फोन बजा। इसके का बैग राजवीर के पास था और राजवीर ने जैसे ही कॉल देखा तो उसने फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से उदय प्रताप ने बिना आवाज सुने कहा, बेटा इसकी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, क्या तुम मुझे बाहर मिल सकती हो? राजवीर ये सुनते ही घबरा गया क्योंकि अभी अभी इसकी मीसा को लेकर थोड़ा स्टेबल हुई है। अगर फिर उसे ऐसी कोई बात पता चल जाएगी तो वो बहुत ज्यादा बिखर जाएगी। राजवीर ने जैसे ही ये सुना तो उसने कहा, सर मैं राजवीर बोल रहा हूँ और इसकी अभी शॉपिंग कर रही है। उदय प्रताप ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी तो उन्होंने कहा, अच्छा राजवीर, मेरी इसकी से बात करवाओ, मुझे उसे सब सच बताना है। राजवीर ने उदय प्रताप से कहा, सर ये सही टाइम नहीं है इसकी को ये सब बताने का। अभी घर में वैसे भी बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। राजवीर ने उदय प्रताप को घर में हो रही सभी बातें बता दी। उदय प्रताप ये सभी बातें अच्छे से समझे और उन्होंने कहा, मैं समझ रहा हूँ राजवीर, लेकिन मुझे भी अब अपनी बेटी से दूर नहीं रहना है। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, रीवा के साथ खेलना है। उदय प्रताप का गिल्ट उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। उन्हें बार बार एक ही बात परेशान कर रही थी कि वो अपनी बेटी के पास नहीं है। वहीं राजवीर उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि सही टाइम नहीं है। राजवीर उदय प्रताप से बात कर ही रहा था कि इसकी कुछ पहनकर बाहर आ गई और उसने राजवीर से पूछा, किसी से बात कर रहे हो राजवीर? बताओ ना, ड्रेस कैसी लग रही है? राजवीर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि इसकी ये देख रही थी कि वो किसी से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ न कुछ बोले जा रही थी। राजवीर ने फोन म्यूट पर किया और इसकी से कहा, इसकी, मैं कॉल पर हूँ, कुछ तो समझा करो। राजवीर ने अचानक इसकी पर गुस्सा आ गया था और वो थोड़ा दूर चला गया। वहीं उसके बाद इसकी का भी मूड ऑफ हो गया। उसने वो ड्रेस ट्रायल रूम में जाकर उतार दी और बाकी सब सामान का बिल बनवाने चली गई। राजवीर ने अनम्यूट करके कहा, सर मैं इसकी और रीवा दोनों को आपके घर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं आया है कि वो इतनी बड़ी बात सहन कर सके। उदय प्रताप भी जानते थे कि इसकी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और अगर यूं अचानक उसे ये बात पता चलेगी तो उस पर इसका गहरा असर भी पड़ेगा। वो राजवीर की बात समझ गए थे। उन्होंने कहा, ठीक है राजवीर। उन्होंने भारी मन से फोन रख दिया, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी हुई कि इसकी का हस्बैंड उसके बारे में इतना सोचता है। उन्होंने फोन रखकर खुद से कहा, राजवीर इसके के लिए परफेक्ट हस्बैंड है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरी बेटी को इतना केयरिंग हस्बैंड मिला है। राजवीर ने जैसे ही फोन रखा तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने इसकी को डांट दिया था। वो इसकी को ढूंढ रहा था, लेकिन इसकी उसे कहीं नहीं दिखी। इसकी का फोन भी राजवीर के पास ही था। वहीं लाइन में जैसे ही इसकी का नंबर आया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसके पास तो उसका पर्स है ही नहीं। इसकी बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन अब तक मैनेजर ने इसकी को पहचान लिया था क्योंकि वो कई बार राजवीर के साथ यहाँ आती थी। स्टाफ ने जैसे ही इसकी से बिल पे करने का कहा तो मैनेजर ने कहा, इनका टोटल करो, पेमेंट हो जाएगी। इसकी को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो अभी राजवीर से नाराज थी। उसने मैनेजर से कहा, ही टोटल मत करो, मैं और कभी आकर ले लूंगी। तभी पीछे से कोई आया और उसने इसकी से कहा, मैडम आपका बैग। इसकी ने जैसे ही पीछे देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि राजवीर ही था। राजवीर को मन ही मन बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि राजवीर ने उसे अभी इतनी बड़ी एम्बेरसमेंट से बचा लिया और दूसरी तरफ उसे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि राजवीर ने उसे डांटा था। इसकी ने अपना बैग लिया और बिल करवाने लगी।
तभी राजवीर ने उसे वो ड्रेस भी दी जो इसकी ट्राई कर रही थी, लेकिन वो वहाँ छोड़कर आ गई थी। राजवीर ने स्माइल करते हुए कहा, मैडम आप ये वहाँ भूल गई थी। ये सब देखकर इसकी का आधा गुस्सा तो यूं ही गायब हो गया था। वहीं मैनेजर ने राजवीर से बात की। राजवीर इस शहर की जानी मानी हस्ती था। उसका यूं उनके मॉल में आना बहुत बड़ी बात थी। जैसे ही राजवीर और इसके मॉल में आए थे तो सिक्योरिटी ने मॉल के ऑनर को बता दिया था कि उन्होंने अपने मैनेजर को मैसेज दे दिया था कि उन्हें बहुत ही अच्छे से अटेंड किया जाए। इसकी को शॉपिंग करके बहुत मजा आया और अब वो वापस घर जाना चाहती थी, लेकिन उसे भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। राजवीर ने इसके से पूछा, भूख लगी है ना? इसकी ने हाँ कहा। इसकी को ये समझ नहीं आया कि राजवीर को कैसे पता चला कि उसे भूख लगी है। इसकी ने राजवीर से पूछा, आपको कैसे पता? राजवीर ने हंसते हुए कहा, जब भी तुम्हें भूख लगती है ना तो तुम्हारे चीख रेड हो जाते हैं। इसकी ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने राजवीर से कहा, आप तो कुछ भी कहते हो राजवीर, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि मुझे भूख तो बहुत लगी है। राजवीर ने आखिरकार इसकी को हंसा दिया था। दोनों फूड कोर्ट गए और दोनों ने कुछ खाया। वहीं दूसरी तरफ मधु ने जैसे ही कैफे में बैठे दो लोगों को देखा तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। उनमें से एक ने कहा, वाव, ये रिएक्शन तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो मधु के रिएक्शन रिकॉर्ड कर रही थी। तभी दूसरे ने कहा, वेलकम मधु, आई एम सॉरी। मधु को बहुत ज्यादा सरप्राइज थी क्योंकि उसके सामने मोहित खड़ा था। मधु ने कहा, मोहित तुम? मोहित ने मधु से कहा, आई एम रियली सॉरी मधु, लेकिन ये बात मान ही नहीं रही थी। इसे हमेशा कुछ अलग ही एक्साइटमेंट होती है। मधु ने दूसरी तरफ देखा तो एक लड़की कैमरा लेकर खड़ी थी और वो यहाँ जो हो रहा था वो सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। उस लड़की ने मधु की तरफ देखते हुए कहा, हाय मधु, तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। मैं हूँ तनु। मधु ने ये नाम पहली बार सुना था और वो इस लड़की को जानती भी नहीं थी। मधु अभी इतनी कंफ्यूज हो गई थी क्योंकि एक तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की थी कौन, दूसरा ये मोहित के साथ क्या कर रही थी, तीसरा इन दोनों ने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। मधु ने मोहित से कहा, मोहित मुझे तुमसे बात करनी है। तभी तनु ने अपना कैमरा ऑन रखा और आगे आकर मधु को हग कर लिया। तनु ने कहा, मैंने जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो मधु। मधु को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था। तनु ने मोहित को साइड किया और मधु का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठाया। तनु ने मधु से कहा, तो मैं शुरू से शुरू करती हूँ क्योंकि तुम्हारी शक्ल बता रही है कि तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। तो मधु, मेरा नाम है तनु और मैं मोहित के बचपन के दोस्त हूँ। मोहित ने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और अमेरिका में मुझे इतना बोर हुआ कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के पास इंडिया वापस आ गई। यहाँ आकर मुझे लगा मोहित की एक खास दोस्त है और वह है, तो मुझे लगा कि तुमसे ऐसे ही नहीं मिलना चाहिए, इसलिए कुछ खास किया और देखो फाइनली आज तुमसे मिलना हुआ। मधु अभी तनु की बात सुन रही थी कि वही मोहित ने तो अपने सर पर ही हाथ रख लिया था क्योंकि उसे लगा कि उसका रिश्ता शुरू होने से पहले ही तनु कुछ और ही करवा देगी। मोहित ने तनु से कहा, तनु रुक ना, मुझे कुछ बात करनी है। हालांकि मधु को तनु पहले तो बहुत अजीब लगी, लेकिन जब वो उसे ये सब बता रही थी तब मधु को समझ आया कि तनु एक बहुत ही साफ दिल की लड़की है। मधु ने मोहित से कहा, मोहित मैं सुन रही हूँ ना, बोलने दो तनु को। तनु ने जैसे ही ये सुना तो उसे और ज्यादा खुशी हुई क्योंकि मधु वो पहली लड़की है जो मोहित को पसंद आई है, इसलिए तनु उससे मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। तनु ने कहा, तो मैं इससे रोज कह रही थी कि मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। तो मैंने एक आइडिया निकाला, मैंने तुम्हें एक लेटर भिजवाया और इसे भी, और इसी तरह तुम दोनों यहाँ आए और मैं तुमसे मिल पाई। मधु को अब तनु बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही जिंदा दिल लड़की है। उससे बात करके ऐसा लगा जैसे लाइफ में कोई टेंशन तो है ही नहीं और सब कुछ ठीक है। मोहित ने कहा, मधु जब मैं भी थोड़ी देर पहले यहाँ आया था ना, तब मैं भी तुम्हारी ही तरह हैरान था, लेकिन इस लड़की को कोई नहीं समझा सकता है। ये पहले भी ऐसी ही थी और अब भी ऐसे ही है।
पता नहीं बेचारे अमेरिका वालों ने इसे कैसे झेला होगा। ये सुनते ही तन्नू ने मोहित को देखते हुए कहा, देखा, हीरे की असली पहचान जौहरी को ही होती है। ये सुनते ही मधु भी हंसने लगी। मधु, तन्नू और मोहित ने ढेर सारी बातें की। मधु ने बहुत दिनों के बाद इतना एंजॉय किया था। थोड़ी देर में तन्नू को एक कॉल आया और उसे जाना पड़ा। हालांकि उसका मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे तुरंत जाना पड़ा। उसके जाते ही मधु ने मोहित से कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मधु बहुत सीरियस लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन में सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। तभी मीसा ने सबसे कहा, आप सभी को डिनर के बाद टीवी रूम में आना है, क्योंकि आप सभी के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। इसकी ने मीसा से पूछा, मुझे तो बता दे, लेकिन मीसा ने किसी को कुछ नहीं बताया। मीसा ने कहा, थोड़ी देर के बाद जब टीवी में आएगा तो सब पता चल जाएगा। इसकी को लगा था कि मीसा तो उसे बता देगी। डिनर के बाद सभी टीवी रूम में गए और सभी ने रीवा का वीडियो देखा। इसकी और राजवीर तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। इसकी ने राजवीर से कहा, कितने दिनों से आप इसको सिखा रहे थे, फाइनली रीवा ने बोल ही दिया। राजवीर ने इसकी की बात सुनी और वहाँ से उठकर चला गया। ये सब देखकर इसकी घबरा गई थी। इसकी को लगा कि उससे कुछ गलती हो गई है। सभी घर वाले भी हैरान रह गए, क्योंकि आज तो सभी बहुत ज्यादा खुश थे। राजवीर अपने रूम के खिड़की के पास खड़ा था और थोड़ा सा परेशान था, क्योंकि पिछले कुछ दिन से राजवीर को अपने बचपन की याद आ रही थी। राजवीर अभी भी उन्हीं यादों में था कि तभी इसकी राजवीर के पीछे आई और उससे बोली, क्या हुआ राजवीर, आप क्या सोच रहे हो? इसकी की आवाज सुनते ही राजवीर ने पीछे पलटकर देखा और इसकी को देखते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं बस बाहर देख रहा हूँ, सब बहुत सुंदर लग रहा है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने भी बाहर देखा। बाहर चारों तरफ हरियाली थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी। वह सभी नजारों को देखते हुए इसकी बोली, सब सुंदर तो है, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हो, ये बात मुझे पता है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने उसे कुछ नहीं कहा और आगे की तरफ देखने लगा। राजवीर इसकी को कुछ बताना नहीं चाह रहा था, जिस वजह से वो इसकी से बच रहा था। इसकी इस बात को समझ रही थी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पता था अगर राजवीर उसे कोई बात बताना नहीं चाह रहा था, इसका मतलब यही था कि राजवीर इसकी को नहीं बताने वाला था। इसकी राजवीर को गले लगाकर बोली, आप आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो, ये मुझे दिख रहा है। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, ऑफिस का बस थोड़ा सा काम है, जिस वजह से ऐसा हो रहा है, और कोई बात नहीं है। तो आप इतना काम क्यों कर रहे हो? इतनी बड़ी कंपनी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे काम करने वाले हैं, फिर भी आप ही परेशान हो, ऐसा क्यों? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आराम से इसकी को अपनी गोद में लिया और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसके बाद राजवीर ने कहा, जितनी बड़ी कंपनी हो उतना ही ज्यादा काम होता है, और जितने लोग काम करते हैं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, लेकिन आप इन सब की वजह से कितने परेशान हो? परेशानी तो आती रहती है, अब इसकी वजह से हम काम करना तो नहीं छोड़ सकते ना? राजवीर की बात सुनकर इसकी ने हाँ में अपना सर हिला दिया। राजवीर ने जो कहा वो सही ही था। परेशानी तो तब तक जब तक इंसान का जीवन है। परेशानी की वजह से कोई अपने काम से पीछे नहीं हट सकता। राजवीर की बात इसकी को भी समझ में आ गई कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा था। राजवीर ने इसकी को असल बात नहीं बताई, लेकिन ये बात भी सच थी कि राजवीर अपने ऑफिस के काम की वजह से भी परेशान था। इसकी को गले लगाने के बाद राजवीर को शांति मिल रही थी। एक इसकी ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून थी, जो उसे हमेशा रिलैक्स कर दिया करती थी। राजवीर इसकी के साथ रहकर अभी सब कुछ भूल गया था और आराम से इसकी को गले लगाकर बैठा हुआ था। इसकी अपने चेहरे को उठाकर राजवीर को देखते हुए बोली, आपको देखकर कभी कभी मेरा मन करता है कि ऐसे ही बैठे रहूं। तो तुम्हें किसने रोका है? राजवीर ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में रीवा की रोने की आवाज आने लगी, जो जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर इसकी राजवीर से दूर होते हुए बोली, देख लिया आपने, कौन रोकता है? इसकी की बात सुनकर राजवीर हंसते हुए बोला, अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ? इसकी ने राजवीर की बात पर कहा कुछ नहीं, बस वो जल्दी से रीवा के पास गई और उसे चुप करवाने लगी। रीवा बहुत तेज से रो रही थी और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अपने सपने से डर कर उठी हो।
इसकी बहुत कोशिश कर रही थी कि रीवा शांत हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रही थी। तब राजवीर रीवा उनके पास आया और रीवा को अपनी गोद में लेकर उसे शांत करवाने लगा। राजवीर रीवा को बालकनी पर लेकर गया। जब रीवा को खुली हवा मिली तब जाकर वो थोड़ी सी शांत हुई थी। अपनी आंसू से भरी आंखों से चारों तरफ देखने लगी। रीवा को शांत देखकर इसकी बोली, लगता है बुरा सपना देखकर उठी थी, तभी इतना रो रही थी कि मेरे से भी शांत नहीं हो रही थी। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, हाँ लेकिन अब शांत है। राजवीर थोड़ी देर और रीवा को लेकर टहलने लगा, जिससे वो पूरी तरह से शांत हो जाए और रिलैक्स रहे। रीवा ने राजवीर के कंधे को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर पकड़ लिया। रीवा को चुप देखकर इसकी ने रीवा को अपनी गोद में लिया और उसे दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर के बाद रीवा दोबारा सो गई। रीवा के सो जाने के बाद इसकी राजवीर से बोली, बच्चे क्या सपना देखते होंगे? अब इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बच्चे क्या सपना देखते होंगे। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, हाँ आपको कैसे पता होगा ये सारी बातें? आप बचपन की बातें किसी को याद कहाँ रहती है? लेकिन कितना अच्छा होता ना अगर हमें सब याद होता, हम भी रीवा के मन की सारी बात समझ जाते। इसकी की बातों को सुनकर राजवीर हंसने लगा। दोनों ऐसे ही आपस में प्यार से बातें कर रहे थे और कुछ देर में सो गए। सुबह का वक्त था। मिसा और इसके साथ में कॉलेज के लिए निकल गए। आज बहुत समय के बाद इसकी ने बड़ी ही मुश्किल से राजवीर से अपनी बाइक चलाने की परमिशन ली थी, वरना राजवीर ने कभी भी इसकी को बाइक से कॉलेज जाने की परमिशन नहीं दी थी, जबकि ये बाइक राजवीर ने ही इसकी को गिफ्ट की थी। इसकी आज बहुत एक्साइटेड थी। उसे देखकर मिसा बोली, अपनी एक्साइटमेंट में तो एक्सीडेंट मत करवा देना। मेरा अभी भी एक्सीडेंट हुआ था, अब मुझे दोबारा से हॉस्पिटल जाने का कोई शौक नहीं है। मिसा की बात सुनकर इसकी ने उसे घूरते हुए देखा और कहा, तुझे क्या लगता है कि मैं एक्सीडेंट ही करवाती फिरती हूँ? तुझे अगर मेरे बाइक चलाने पर विश्वास नहीं है तो तू अपनी कार से जा, लेकिन मैं तो इसी बाइक से जाने वाली हूँ। इसकी की बात सुनकर मिसा ने उस स्पोर्ट बाइक की तरफ देखा जो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर मिसा को भी बाइक चलाने का मन हुआ था, जिस वजह से वो बोली, अरे यार मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुझे बाइक चलाए हुए बहुत दिन हो गए, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, वरना तो मुझे तेरे पर बहुत भरोसा है। मिसा की बात सुनकर इसकी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और अपना हेलमेट पहनकर बोली, बैठना है तो बैठ, वरना मैं जा रही हूँ। इसकी की बात सुनते ही मिसा जल्दी से बाइक पर बैठ गई, वरना उसे पता था कि इसकी सच में उसे छोड़कर भी कॉलेज के लिए निकल जाती और मिसा यही रह जाती। इसकी बहुत ही अच्छे से बाइक चला रही थी और ज्यादा स्पीड भी नहीं कर रखी थी, क्योंकि उसे राजवीर के सभी वार्निंग अच्छे से याद थी। और ये भी कि अगर इस बार उसने कुछ भी किया तो फिर कभी राजवीर उसे बाइक चलाने नहीं देने वाला था। कुछ ही देर में दोनों अपने कॉलेज पहुंच गए। मिसा और इसकी बाइक को पार्क करके जा ही रहे थे कि तभी तंस वहां आया और इसकी को देखकर बोला, इसकी तू बाइक अच्छा चलाती हो, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें बाइक भी चलाना आता है। तंस की बात सुनकर इसकी बोली, बस थोड़ी बहुत आती है, कम ऑन, तुम्हें देखकर लग रहा था कि तुम अच्छा चलाती हो। तंस की बात पर इसकी ने सिर्फ मुस्कान दे दी। इसकी को क्लास के लिए लेट हो रहा था और उसे तंस से बात भी नहीं करनी थी, लेकिन वो ऐसे डायरेक्टली तंस को इग्नोर नहीं कर सकती थी, जिस वजह से उसे तंस से बात करना पड़ रहा था। तंस मिसा की तरफ देखकर बोला, मिसा तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? हाँ अब मैं ठीक हूँ और रिकवर भी हो चुकी हूँ, कुछ दिन में ये चोट भी चली जाएगी। मिसा को अच्छे से पता था कि उस दिन उस अनजान सड़क पर जब कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था तब तंस से उसके पास आया था और समय से उसे अस्पताल लेकर गया था। ये अलग बात थी कि तंस ने ऐसा किसके लिए किया था और क्यों किया था। मिसा की बातों को सुनकर तंस ने कहा, ये तो अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। अच्छा अब हमारी क्लास का टाइम हो चुका है और वैसे भी हम लेट हो रहे हैं, तो क्या हम जा सकते हैं? इसकी को और ज्यादा देर तक तंस से बात करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी जब भी तंस उसके आसपास होता था। इसकी की बात सुनकर तंस ने उसे बुझे मन से कहा, ठीक है तुम दोनों जाओ, बाद में बात करेंगे। तंस की बात पर दोनों ने हाँ में अपना सर हिला दिया और दोनों अपनी क्लास की तरफ चले गए। क्लास जाते हुए इसकी ने मिसा से कहा, यार जब भी तंस मेरे आसपास होते हैं तब मुझे
कुछ अजीब लगता है। अब ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तू जानती है कि तंस तुझे पसंद करते हैं और वो भी जो भी करते हैं सिर्फ तेरे लिए ही करते हैं। लेकिन यार तू इन सब बातों को इग्नोर कर, अब 1 साल ही बचेगा कॉलेज में, उसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा इनसे। मीसा की बात पर इसकी बोली, यार 1 साल मीसा, ये 1 साल अभी भी तो बचा हुआ है और ये अजीब फीलिंग पहले नहीं आती थी। पहले सब ठीक था लेकिन अभी कुछ समय से लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे हमेशा देखते रहते हैं। इसकी की बात सुनकर मीसा थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई। उसे इसकी के कहने का मतलब समझ नहीं आया कि आखिर इसकी क्या कहना चाह रही थी। लेकिन इससे पहले मीसा इसकी से उसकी बात का मतलब पूछती, उससे पहले ही क्लासरूम आ गया और दोनों अपने क्लासरूम में चले गए। दोनों थोड़े लेट थे जिस वजह से टीचर पहले ही आ गए थे, लेकिन अभी इतनी देर नहीं हुई थी जिस वजह से उन्हें क्लास में आने की परमिशन मिल गई। वहीं दूसरी तरफ सविता रीवा के साथ खेल रही थी और दादी जी और रूही भी वहीं बैठी हुई थी। रीवा अभी नई नई चीजें सीख रही थी जिसे सभी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। दादी रीवा को देखते हुए बोली, ये शकल से ही नहीं बल्कि हरकत से भी राजवीर पर ही जा रही है। सभी चीजें कितनी जल्दी सीख रही है, जैसे राजवीर ने सीख लिया था। दादी की बात सुनने के बाद रूही ने कहा, दादी आप तो पूरे समय भाई की ही तारीफ करती रहती हैं। मैंने भी तो सभी चीजें जल्दी ही सीखी थी शायद। रूही की बात सुनकर सविता हंसते हुए बोली, आपको कैसे पता होगा ये सारी बातें? तभी तो शायद कहा, अगर भाई ने सब जल्दी सीखा होगा तो मैं भी तो उनकी बहन ही हूँ, तो जाहिर है मैंने ही सब कुछ जल्दी ही सीखा होगा। रूही की बात सुनकर दादी ने कहा, नहीं, तूने तो सब सीखने में बहुत टाइम लगाया था और तू रोती भी बहुत ही थी, साथ ही गुस्सा इतना था कि सभी घर वाले परेशान हो जाते थे। दादी जी की बात सुनकर रूही बोली, बस दादी अब मत बोलो ना, मुझे नहीं जानना है और ये बातें प्लीज कभी गलती से भी मीसा के सामने तो मत ही करना, वरना वो पूरे समय मेरा मजाक ही उड़ाएगी। रूही की बात सुनकर सविता और दादी दोनों ही हंसने लगे। दादी को भी पता था कि अगर ये सारी बातें मीसा को पता चली तो वो बहुत मजाक करने वाली थी और वैसे भी दोनों बहुत लड़ते थे बचपन में। दोनों अभी ही थोड़ा शांत हुए थे। दादी सभी को बच्चों के बचपन की यादें में चली गई थी। दादी दादी सुनो ना, रूही दादी को आवाज देते हुए बोली। रूही की आवाज सुनकर दादी होश में आई और रूही की तरफ देखकर बोली, क्या हुआ? दादी की बात पर रूही बोली, आप कहाँ खो गए थे? मैं कब से दादी दादी कह रही हूँ। मैं तो तुम सभी के बचपन के बारे में सोचने लगी थी कि तुम सभी कितने अच्छे लगते थे, एकदम मासूम, और अब मैं तुम सभी के बच्चों का बचपन देखकर उन बातों को याद करने वाली हूँ। दादी की बात सुनकर रूही के चेहरे पे मुस्कान आ गई और उसका एक हाथ उसके पेट पर चला गया जहाँ उसका बच्चा एकदम सेफ था। रूही जब भी अपने बच्चे की बात किया करती थी तो उस वक्त उसके चेहरे पे एक अलग ही सुकून होता था और उस सुकून को देखकर सभी खुश हो जाते थे। रीवा से सभी कुछ न कुछ बुलवाने की कोशिश कर रहे थे। रूही रीवा के पास जाकर बोली, बुई बोलो बेटा, बुई। रूही की बात सुनकर रीवा सिर्फ उसकी तरफ देख रही थी लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। रूही बार बार रीवा से बोलने के लिए बोल रही थी लेकिन रीवा सिर्फ टुकुर टुकुर रूही को देखे जा रही थी। रूही रीवा को देखकर हंसते हुए बोली, अच्छा ठीक है, अभी मत कहो, अभी ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मूड नहीं है कुछ बोलने का। रूही के ये बोलते हुए प्यार से रीवा को गोद में लेकर खेलने लगी। रीवा रूही के साथ काफी एंजॉय कर रही थी और हंस भी रही थी। दादी रूही को देखकर बोली, इस घर में अब रीवा की आवाज कितनी अच्छी लगती है, ऐसा लगता है जैसे घर जी उठा हो। दादी की बात सुनकर रूही ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया और रीवा को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ इसकी का लंच ब्रेक था जिस वजह से वो आराम से अभी कैंटीन में बैठे हुए सभी से बातें कर रही थी। वहाँ पर सभी थे लेकिन रेहान नहीं था। मीसा की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी। इसके मीसा को देखकर बोली, किसे ढूंढ रही है? इसके की बात को सुनकर मीसा ने उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं देख रही हूँ, तू अपना काम करना और ये अनहेल्दी खाना खा, तुझे कौन रोक रहा है यहाँ पर? मीसा की बात को सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखा और कहा, व्हाट डू यू मीन?
अनहेल्दी खाना? मैं क्या अकेले खाने वाली हूँ? तू भी तो मेरे साथ खाएगी ना? हाँ, लेकिन भाई ने तुझे खाने से मना किया है, मुझे नहीं। मीसा की बात सुनकर इसकी बोली, ठीक है, फिर मैं अभी राजवीर को कॉल करके बोलती हूँ कि तुझे भी ये सब खाने से मना कर दे, फिर तुझे समझ में आएगा। इसकी की बात सुनकर मीसा हंसने लगी थी। उसे समझ आ रहा था कि इसकी अब चिढ़ गई है और कोई बात नहीं थी। इसकी मीसा को हंसते हुए देखकर आगे कुछ नहीं बोली और बस अपने खाने पर ध्यान देने लगी। इसकी ने अपने लिए छोले भटूरे ऑर्डर किया था, जो राजवीर उसे कभी नहीं खाने देने वाला था। उसकी के डेली कॉलेज आने का रीजन एक ये भी था कि यहाँ पर वो आराम से वो खा सकती थी जो उसके मन में आता था। यहाँ पर राजवीर उसे नहीं रोक सकता था। मीसा और इसके बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर निशांत आया और दोनों को देखकर बोला, आज तुम दोनों अकेले कैसे बैठे हो? निशांत की बात सुनकर इसकी बोली, हमारी छोड़ और ये बता कि आज तो अकेले कैसे? तेरे आसपास तो इतने लोग रहते हैं। अरे सभी धोखेबाज निकले, मुझे छोड़कर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए और मैं बेचारा सिंगल इंसान करता क्या, इसलिए चुपचाप यहाँ आ गया। निशांत की बात सुनकर इसकी को हंसी आ गई थी। उसे हंसता हुआ देखकर निशांत बोला, मैंने फिर से एक सीरियस बात कही और तुझे हंसी आ गई? अब बता मैं क्या करूं? मैं कुछ भी बोलता हूं, लोगों को हंसी आ जाती है। निशांत की बात पर मीसा बोली, यही तो तेरे अंदर अच्छी बात है कि तू सभी को हंसाता है, ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। मीसा की बात पर इसकी बोली, यू आर राइट मीसा, मैं तो हमेशा ही इसे बोलती हूँ लेकिन इसे समझ ही नहीं आता है। उन दोनों की बात सुनकर निशांत ने एक मुस्कान दे दी। उसे हमेशा सब यही बोलते थे कि वो बहुत हंसाता है और उसके रहने से सभी खुश रहते हैं। निशांत को ये सुनकर हमेशा ही अच्छा लगता था और अभी भी जब दोनों उसकी तारीफ कर रहे थे तब निशांत को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। निशांत मीसा की तरफ देखकर बोला, रिहान तो प्रैक्टिस रूम में है, वरना तू भी उसके साथ ही होती। निशांत की बात सुनकर मीसा ने कुछ नहीं कहा। मीसा के मन में अभी भी वो पुरानी बातें चल रही थी। निशांत की बात सुनकर इसकी ने मीसा की तरफ देखा और कहा, तू चिंता मत कर निशांत, मीसा और रिहान कहीं नहीं जाने वाले हैं। इसकी की बात सुनकर निशांत ने आगे कुछ नहीं कहा। निशांत ने अपने लिए भी बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और इसके के छोले भटूरे खाने लगा। इसकी निशांत को ऐसे खाते हुए देखकर बोली, ओए तू अपना खाना नहीं खा सकता है क्या? मेरा क्यों खा रहा है? हद होती है यार, इतने बड़े बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड होकर तू छोले भटूरे के लिए रो रही है। निशांत की बातें सुनकर इसकी ने कहा, हाँ तो इसमें क्या होता है? मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था और वो कम था, मेरा पेट कैसे भरेगा? ये रो क्यों रही है? मैंने बहुत सारा खाना ऑर्डर किया है, डोंट वरी। निशांत की बातें सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसे तो बस खाने से मतलब था, जिस वजह से वो चुप थी। तंस अपने केबिन में बैठा हुआ था और सीसीटीवी फुटेज से इसकी को देख रहा था। इसकी के साथ निशांत को देखकर तंस को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसकी निशांत के साथ अच्छे से हंस कर बातें कर रही थी और इसकी ऐसे कभी भी उससे बातें नहीं करती थी। हंसना तो दूर, इसकी कभी मुस्कान के साथ भी तंस से बातें नहीं करती थी। तंस को यही बातें चुभ रही थी और उसे बुरा लग रहा था। तंस की आंखों में इसके के लिए प्यार और जलन दोनों थी। तंस इसकी को देख ही रहा था कि तभी देव वहां आया और बोला, सर क्या अब हम अपने ऑफिस चल सकते हैं क्या? देव की बात सुनकर तंस ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। तंस का मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। वही देव तंस के ऐसे रिएक्शन को देखकर थोड़ा सा घबरा गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसने क्या गलती कर दी थी जो तंस उसे ऐसे गुस्से में देख रहा था। देव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तंस से पूछ ले कि उसने क्या गलती कर दी है। देव वो रिएक्शन देखकर अपने मन में बोला, अब मैंने क्या कर दिया जो ये ऐसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे हैं? मैं तो बस पूछने आया था और यही तो डिसाइड हुआ था। देव के रिएक्शन ये बोलते हुए चेंज हो रहे थे, जिसे तंस भी समझ रहा था। तंस देव को घूरते हुए देखकर बोला, तुम्हारा मन में कोसना हो गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं अभी कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और हाँ, इसकी के साथ अभी एक लड़का बैठा हुआ है, मुझे उसके बारे में बताओ कि वह कौन है? तंस की बात को सुनकर देव फिर से अपने मन में बोला, अब कौन आ गया?
मेरा तो बस यही काम रह गया है, कभी इसके बारे में पता करो तो कभी उसके बारे में। देव अपने मन में बोलता हुआ वहाँ से चला गया। उसके बाद अब तंस के ऑर्डर को फॉलो करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तंस के बोलने के बाद कुछ ही मिनट में तंस वहाँ से चला गया। तंस दोबारा से अपने काम में लग गया था। वहीं इसकी बैठी हुई अभी भी निशांत से बातें कर रही थी और इसकी बहुत सारा खाना भी खा रही थी, जिसे देख देख कर मीसा बार बार उसे वार्न कर रही थी, लेकिन वो नहीं मान रही थी। मीसा इसके के कान के पास गई और धीरे से बोली, भाई को अगर गलती से भी पता चला ना तब तो तेरी खैर नहीं है। तू अपना मुंह बंद रख, किसी को कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं है, और गलती से भी राजवीर के कानों तक ये बात गई तो तू मेरे से नहीं बचेगी। इसके की बात सुनकर मीसा उसे घूरते हुए देखने लगी। मीसा का मन कर रहा था कि वो इसकी को अभी पकड़ कर मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। मीसा ने दोबारा से धीरे से इसके के कान में कहा, मेरा मन कर रहा है कि तुझे पकड़ कर मारूं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मीसा की बात सुनकर इसकी हंसते हुए बोली, इसलिए शांत बैठ, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसकी की बात सुनकर मीसा ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर के बाद उनका लंच टाइम खत्म हो गया था, जिस वजह से वो सभी अपने क्लास में चले गए। धीरे धीरे उनकी क्लास भी खत्म हो गई थी और शाम हो चुकी थी। इसकी और मीसा अपने घर जाने के लिए रेडी थे। दोनों ही बाइक के पास गए। तभी मीसा बोली, अब बाइक मैं चलाने वाली हूँ। मीसा की बात सुनकर इसकी ने उसे घूर कर देखा। इसकी का मन अभी बाइक चलाकर नहीं भरा था और उसे ये भी नहीं पता था कि राजवीर उसे कल भी बाइक चलाने देगा कि नहीं देगा। इसी वजह से इसकी आज मन भर के बाइक चलाना चाह रही थी। मीसा कहीं न कहीं इसकी के मन की बात समझ गई थी, इसलिए वो उसे घूरते हुए चेतावनी भरे स्वर में बोली, देख अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनने वाली हूँ। सुबह तूने चलाई थी बाइक, अब मेरी बारी है। ये कब डील हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं ही बाइक चलाने वाली हूँ, बस बात खत्म। इसके की बात सुनकर मीसा उसे गुस्से से देखने लगी थी। अब दोनों को देखकर लग रहा था कि कभी भी दोनों की लड़ाई हो जाएगी। मीसा उसे गुस्से से बोली, अगर तूने मुझे अभी नहीं चलाने दिया तो देख लेना, मैं तेरे से कोई बात नहीं करने वाली हूँ। मीसा की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, तू भी बच्चों की तरह गुस्सा हो जाती है तो तू ही बच्चों की तरह करने लगती है। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कि तू खुद एक बच्ची है या एक बच्ची की माँ है। मीसा की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा था। अभी इस वक्त उसे लड़ने का मन नहीं था, जिस वजह से वो चुपचाप मीसा की बात मान गई थी। मीसा जल्दी से बाइक पर बैठ गई और इसकी उसके पीछे बैठी थी। दोनों अब घर के लिए निकल गए। पूरे रास्ते इसकी मीसा को आराम से चलाने के लिए बोल रही थी और साथ ही बीच बीच में ध्यान रखने के लिए भी बोल रही थी। इसकी की सारी बातें सुनकर मीसा बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बार बार क्यों बोल रही है? मैं कितने आराम से तो चला रही हूँ, लेकिन फिर भी तू बोले जा रही है, जिस वजह से मेरा ध्यान हटेगा। अब फिर दोबारा मत बोलना। मीसा की बात सुनकर इसकी चुप हो गई। उसे पता था कि अगर उसने ज्यादा कुछ कहा तो मीसा उसे बाइक से नीचे ही फेंक देगी, जिस वजह से इसकी ने शांत रहने में ही भलाई समझी। इसकी और मीसा कुछ देर में घर पहुंच गए और अंदर जाकर देखा कि रूही और दादी रीवा के साथ खेल रहे थे और सविता भी वहीं बैठी हुई थी। रूही की नजर जैसे ही इसकी पर गई तो वो बोली, आज तो तुम दोनों जल्दी आ गए। रूही की बात सुनकर इसकी बोली, नहीं तो हम तो सारी क्लास अटेंड करने के बाद ही आए हैं। इसकी की बात सुनकर रूही बोली, इसका मतलब तो साफ है कि तुम दोनों बहुत तेज गाड़ी चला कर आए हो। भाई ने कितनी बार मना किया था ऐसे गाड़ी चलाने से, लेकिन तुम दोनों नहीं मान रहे हो। रूही की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था कि रूही जो बोल रही थी वो सही ही बोल रही थी। मीसा ने बाइक को इतनी स्पीड में चलाया था कि अगर सच में राजवीर को इस बारे में पता चलता तो वो कभी इसकी को बाइक दोबारा लेकर नहीं जाने देता। ही दूसरी तरफ रात का वक्त था और मधु अपने घर के गार्डन में वॉक कर रही थी। मधु को आज अपने मॉम डैड की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। मधु को एक अननोन नंबर से कॉल आया। उसने जैसे ही ये कॉल देखा तो वो डर गई थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ये कॉल उठाना चाहिए या नहीं। मधु ने फोन को अपने पॉकेट में रख दिया। कुछ ही देर में दोबारा से कॉल आया। मधु ने फिर से कॉल नहीं उठाया और फोन पॉकेट में ही रख दिया। मधु को अजीब सी फील हो रही थी।
उसका मन अपने मॉम डैड से बात करने का हो रहा था। उसने अपना फोन लिया और उन्हें कॉल लगा दिया, लेकिन उनकी बात उनके पेरेंट्स से नहीं हो पाई। मधु मन ही मन सोच रही थी कि जब उसके मॉम डैड यहाँ आकर उसके साथ रहने लगे थे तो उसे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब उसे उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मधु ने खुद से कहा, पता नहीं मॉम डैड कब वापस आएंगे, कितने दिन हो गए उनसे मिले हुए और न ही उनसे अच्छे से बात हो पाई है। मधु के पेरेंट्स अभी साउथ अफ्रीका लकी विजिट पर थे और फिर वहाँ पर वो वहीं के ट्राइब्स के लिए कुछ करना चाहते थे, इसलिए उनका फोन ज्यादातर नो नेटवर्क जोन में ही रहता था। वहीं दादी ने डिनर बना रही थी। उन्होंने मधु को आवाज लगाई, लेकिन वो घर में कहीं नहीं थी। मधु को ढूंढते हुए दादी भी बाहर आ गई। उन्होंने मधु से कहा, मैं तुम्हें अंदर ढूंढ रही थी, लेकिन तुम तो यहाँ बाहर वॉक कर रही हो। मधु ने दादी से कहा, दादी मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गई। आज तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। दादी मधु की कंडीशन समझ रही थी। उन्होंने मधु से कहा, बेटा मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। मैं कल ही उन दोनों को जल्दी आने के लिए कहूँगी। मधु ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी यही चाहती थी कि उसके पेरेंट्स जल्दी से उसके पास वापस आ जाएं। तभी दादी ने मधु से कहा, बेटा मैंने गैस पर कुछ चढ़ाया है, मैं अंदर जा रही हूँ और थोड़ा घूमकर तुम भी अंदर आ जाओ। दादी ने अपनी बात कही और फिर अंदर चली गई। दादी जैसे ही अंदर गई तो मधु ने सोचा, मैं कितनी लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी दादी मिली है। माना कि मुझे बचपन में इनका प्यार नहीं मिला, लेकिन जब भी मिला है बहुत ज्यादा मिला है और इन्हें मैं कभी भी खुद से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। मधु ने बचपन से दादी का प्यार नहीं देखा था और उसके पेरेंट्स भी बहुत बिजी रहते थे। जब भी स्कूल में कोई बच्चा अपनी दादी के बारे में बताता था तो वो बस उनकी बातें सुनती रहती थी। उसने पूरी लाइफ भगवान से दादी का प्यार मांगा था। जब मीसा उसकी दोस्त बनी थी तो वो उसके घर बहुत ज्यादा जाने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर वो उसकी दादी के साथ टाइम स्पेंड करती थी। तूने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा भी दिन आएगा जब उसकी भी एक दादी होगी। मधु को याद आ रहा था कि जब एक्सीडेंट के बाद मधु ने दादी को पहली बार हॉस्पिटल में देखा था तो वो घर आकर भी बहुत परेशान थी। वो बार बार उन्हीं के बारे में सोच रही थी। जब वो ठीक हुई और इसकी उसे अपने घर ले जाने की बात कर रही थी तो मधु ने तुरंत ही इसके से कह दिया था कि वो दादी को अपने घर ले जाना चाहती है। मधु को न जाने कैसे, लेकिन दादी के साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील होता था। उस दिन से आज तक दादी ने मधु को बहुत प्यार किया और बदले में मधु ने भी उसका बहुत ख्याल रखा था। मधु ये सब सोच ही रही थी कि उसे लगा कि उसके घर के पास एक काली गाड़ी बहुत देर से खड़ी थी। मधु का ध्यान जैसे ही उस गाड़ी पर गया तो मधु ने गेट कीपर को उस गाड़ी के बारे में कुछ कहने जा रही थी कि तभी वो गाड़ी वहाँ से चली गई। मधु को ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि अभी तक वो गाड़ी आराम से खड़ी थी। मधु को अब बाहर रहना ठीक नहीं लग रहा था और वो अंदर जाने लगी कि तभी उसे एक कॉल आया। उसने जैसे ही कॉल पिक किया तो उसे यह आवाज जानी पहचानी लगी। मधु ने कहा, हेलो, यहाँ बार बार क्यों कॉल कर रहे हो? अब एक बार और कॉल किया तो मैं तुम्हें ब्लॉक करके नंबर पुलिस में दे दूंगी। मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसका मन अभी किसी से बात करने का नहीं था और ये नंबर बार बार कॉल करके उसे तंग कर रहा था। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो हेलो मैडम, पहले सुन तो लो। मधु, मैं मोहित बोल रहा हूँ। क्या बात है मधु, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? सभी अननोन नंबर वालों को इतना ही डांटती हो क्या? उस दिन कैफे में मोहित को तन्नू के साथ जाना पड़ा था और उसके बाद उसे वो कॉल नहीं कर पाया था, इसलिए वो मधु को सब कुछ बताना चाहता था। मधु ने जैसे ही मोहित की आवाज सुनी तब उसे पता चला कि उसने कुछ ज्यादा ही सुना दिया। उसने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मोहित उसे किसी अननोन नंबर से उसे कॉल करेगा। मधु ने उसे कहा, मोहित, ये तुम्हारा नंबर तो नहीं है और तुम उस दिन के बाद कहाँ गायब हो गए थे? मोहित ने मधु से कहा, मधु, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन तुम तो फोन उठा ही नहीं रही हो। मधु ने मोहित से कहा, मोहित, मुझे तुम्हारा कोई कॉल नहीं आया और जिस नंबर से कॉल आ रहे हैं वो भी तुम्हारा नहीं है। मधु का फोन उसके पास ही था और इससे पहले उसे मोहित का कोई कॉल नहीं आया था। मोहित ने मधु से कहा, मैं जिस नंबर से तुम्हें अभी कॉल कर रहा हूँ वो तन्नू का है।
मैंने तुम्हें सॉरी बोलने के लिए कॉल किया है। कल तुम मुझे कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मुझे तनु के साथ जाना पड़ा। उसके बाद मेरा फोन भी खराब हो गया और मेरे घर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। वहीं मधु बहुत ही आराम से उसकी बात सुन रही थी। मोहित बहुत ही ज्यादा गिल्टी था और वो बार बार मधु से सिर्फ और सिर्फ सॉरी ही कह रहा था। मधु ने कहा, मोहित, तनु की गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए तुम उसके साथ चले गए। उसे ड्रॉप करने के लिए इतना सॉरी फील मत करो। घर में अब सब कुछ कैसा है? मोहित ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मधु कि मैं क्या करूं। मेरे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिन्हें चाह कर भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं। मधु ने मोहित को बहुत ही प्यार से समझाते हुए कहा, मोहित, तुम किस प्रॉब्लम में हो या तुम्हें क्या परेशानी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत कभी लगे तो तुम मुझे बता सकते हो। मोहित ने जैसे ही मधु से ये सुना तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसने आज तक अपनी प्रॉब्लम तनु के अलावा किसी से शेयर नहीं की थी। वहीं मधु खुद भी प्रॉब्लम में ही थी, लेकिन जैसे ही उसने मोहित को परेशान देखा तो वो अपना सब कुछ भूल गई और उसकी चिंता करने लगी। मोहित ने कहा, मधु, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ कि अभी मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी किसी से बात करके जिंदगी में काफी कुछ बदला जाता है। मधु को भी मोहित से अलग जुड़ाव महसूस हो रहा था, लेकिन ये क्या और क्यों था ये उसे अभी तक समझ नहीं आया था। मधु ने मोहित से कहा, मोहित, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहित को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर किसी ने गुलाब की पंखुड़ियां ही बिखेर दी हो। मोहित ने मधु से कहा, क्या कल तुम मुझसे मिल सकती हो? मधु ने कहा, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कल कॉलेज में ही मिल लेंगे। मधु ने मोहित को कॉलेज में ही मिलने के लिए कह दिया था, क्योंकि अब वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी। वो तो खुद ही अपनी प्रॉब्लम में घिरा हुआ था। मधु सोच रही थी कि उसने तो आज से पहले जब भी मोहित को देखा तो उसे कभी नहीं लगा कि उसकी लाइफ में कोई परेशानी भी है। हालांकि मोहित मधु से बहुत कुछ शेयर करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, मधु कॉलेज के बाहर। मधु ने पहले थोड़ा सोचा और फिर हाँ कह दिया। उसके बाद मधु ने फोन रखा और वो अंदर चली गई। मोहित भी अपने घर आ गया था। मोहित के घर में मोहित जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी आपस में कुछ बात कर रहे थे। मोहित जैसे अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उन्होंने मोहित को अपने पास बुलाया। मोहित जैसे ही उनके पास गया तो उसके बड़े पापा ने सख्त आवाज में कहा, आखिर तुम्हारी मम्मी समझ क्यों नहीं रही है? हमारे यहाँ यह सब नहीं होता है। मोहित नहीं चाहता था कि उसे फिर से इन्हीं बातों के लिए बोला जाए। हालांकि उसकी बड़ी मम्मी ने अपने हस्बैंड से कहा, अभी अभी तो बाहर से आया है, थका हुआ लग रहा है, कल बात कर लेंगे ना। ये सुनते ही उसके बड़े पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, मुझे ये सब नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि ये सब मेरे घर में और मेरे जीते जी तो नहीं होगा। मोहित ने जैसे ही ये सुना उसने अपने बड़े पापा को कहा, बड़े पापा, मुझे लगता है आपको इसके बारे में और सोचना चाहिए। उसने इतना कहा और वो खुद वहाँ से चला गया। उसके बड़े पापा आज बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। मोहित अपने रूम में गया और अपने डैड की तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया। उसे आज अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। उसने अपने डैड से कहा, काश आप होते डैड आज मेरे साथ, तो मैं कभी इतना वीक फील नहीं करता। मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास हो और मेरे साथ हो। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक के घर पर रात का वक्त था। रीत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे आज कार्तिक की बहुत याद आ रही थी। बाहर बहुत तेज आंधी आ रही थी और उसे बहुत डर लगने लगा। रीत ने कार्तिक को कॉल लगाया। वहीं कार्तिक अभी डिनर करके होटल पर आया ही था। कार्तिक ने जैसे ही रीत का कॉल देखा तो उसने तुरंत फोन उठा लिया, क्योंकि उसे भी अभी रीत की बहुत याद आ रही थी। वो उससे नाराज जरूर था, लेकिन वो उससे बात किए बिना रह नहीं पाता। रीत ने कॉल उठाते ही कहा, कार्तिक कैसे हो तुम? कार्तिक ने जैसे ही रीत की आवाज सुनी तो उसके दिल को बहुत ठंडक मिली। हालांकि वो उसे अभी ये सब बताना नहीं चाहता था। कार्तिक ने कहा, मैं ठीक हूँ, कुछ काम है क्या? मुझे फोन कैसे किया? कार्तिक को उससे बात करने का बहुत मन था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। रीत ने जब कार्तिक को यूं उखड़ा हुआ देखा तो उसने कहा, नहीं कार्तिक, कोई काम नहीं है,
लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही है। कार्तिक ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, क्यों, अभी तुम्हारे पास बात करने के लिए कोई नहीं है क्या, जो आज तुम्हें मेरी याद आ गई? कार्तिक ने गुस्से में कहा था। रीत ये सुनकर कुछ नहीं कह पाई थी और बिल्कुल चुप हो गई थी। कार्तिक ने उससे कहा, मुझे सोना है। उसने इतना कहा और उसने फोन रख दिया। रीत को अचानक एक झटका लगा। वो बात करना चाहती थी लेकिन कार्तिक ने उसका कॉल रख दिया था। रीत को ऐसा लगा जैसे कार्तिक ने उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया हो। रीत की आंखों में आंसू गिरने लगे। तभी अचानक आंधी रुकी और बारिश होने लगी। अभी तक सब कुछ इधर उधर उड़ रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश आई तो सारी धूल जम गई थी। रीत समझ गई थी कि उसकी लाइफ में चल रही आंधी भी कभी न कभी बंद हो ही जाएगी। तभी रीत के पास एक कॉल आया। कुछ देर के बाद रीत को रियलाइज हुआ कि उसका फोन बज रहा है। उसने जैसे ही अपना फोन देखा तो ये कॉल हॉस्पिटल से था। रीत ने तुरंत फोन उठा लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम इमरजेंसी है, बेड 409 के पेशेंट की तबीयत बिगड़े ही जा रही है, आपको अभी आना होगा। रीत ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने कहा, हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ, तब तक उसे ऑब्जर्वेशन में रखो। रीत ने अपने कपड़े बदले और अपना बैग लेकर निकल गई थी। वो बहुत जल्दबाजी में बाहर जाने लगी। उदय प्रताप को नींद नहीं आ रही थी और वो बाहर हॉल में बैठे थे। उन्होंने जैसे ही रीत को इतनी रात में अकेले बाहर जाते हुए देखा तो उन्होंने रीत से पूछा, रीत बेटा, इतने तूफान में अकेले कहाँ जा रही हो? रीत बहुत जल्दी में थी और उसने जैसे ही उदय प्रताप को अभी तक जागे हुए देखा तो उसने कहा, चाचू एक इमरजेंसी है और मुझे अभी जाना होगा। रीत उनसे पूछना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन अभी उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था। उदय प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ रीत। रीत ने कहा, लेकिन चाचू मैं मैनेज कर लूंगी और वैसे भी अभी आपको रेस्ट करना चाहिए। उदय प्रताप रीत को अभी ऐसे मौसम में बिल्कुल अकेले नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा, अभी मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा रीत, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ और तुम मेरे साथ ही चल रही हो। उदय प्रताप रीत को छोड़ने के लिए चले गए। एक तूफान तो बाहर था और एक उसके मन में था। रीत और उदय प्रताप दोनों के अंदर ही ख्यालों का तूफान चल रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे से पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में रीत का हॉस्पिटल आ गया। उदय प्रताप ने उसे ड्रॉप किया और खुद वहाँ से चले गए। वहीं दूसरी तरफ मधु को आज नींद नहीं आ रही थी और वो बार बार अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में सभी प्रॉब्लम्स कब खत्म होगी, लेकिन अब उसे कल का इंतजार है जब वो मोहित से मिलने वाली है। मधु ने खुद से कहा, आखिर क्यों मुझे मोहित से मिलने के लिए इतनी बेकरारी है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मधु अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पा रही थी। उसे पता नहीं चल रहा था कि उसे मोहित के लिए ऐसा क्यों फील हो रहा था। काफी देर तक वो करवटें बदलती रही और फिर न जाने कब उसे नींद आ गई। वहीं दूसरी तरफ सुबह का वक्त था। सिंघानिया मेंशन में रूही आज जल्दी उठ गई थी और समर अभी भी सो रहा था। रूही का मन आज वॉक करने का हो रहा था, लेकिन समर उसे वॉक पर जाने नहीं देता था। रूही ने जब कन्विंस नहीं किया तब उससे पहले वो अपनी फिटनेस को वॉक करने की मेंटेनेंस करती थी। रूही को याद आ रहा था कि उसे कोमल जी ने कहा था कि प्रेगनेंसी में कितनी भी इच्छा को दबाना नहीं चाहिए। वो धीरे से बेड से उठी और बाहर आ गई। समर को भनक भी नहीं लगी कि रूही कब बाहर चली गई। दादी भी अपने रूम में रीडिंग कर रही थी। धीरे धीरे रूही वॉक करने के लिए गार्डन में चली गई। थोड़ी देर वॉक करने के से उसे इतना फ्रेश फील हुआ क्योंकि आज कई दिनों के बाद उसने अपनी फेवरेट एक्टिविटी की थी। रूही ने खुद से कहा, अच्छा हुआ मैंने समर से नहीं पूछा, वरना वो तो मुझे अभी भी ये नहीं करने देता, ये नहीं करना, वो नहीं करना। रूही अब अपने रूटीन से तंग हो गई थी। उसने एक दिन पहले ही कहीं पढ़ा था कि वो जितनी एक्टिव रहेगी उसका बेबी उतना ही हेल्दी रहेगा। रूही ये भी जानती थी कि उसे डॉक्टर ने हेवी एक्टिविटी करने से मना किया है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे वॉक कर रही थी। रूही थोड़ी देर में ही बहुत ज्यादा थक गई थी। तभी सविता मेन गेट से अंदर आ रही थी। उसने जैसे ही रूही को यूं गार्डन में अकेले देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। वो भागकर रूही के पास आई और उसने कहा, दीदी आप ठीक तो हो ना? आप यहाँ अकेले क्यों हो? दीदी आपको किसी ने रोका क्यों नहीं? आप मेरे साथ अंदर चलो दीदी।
सविता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। वो भी जानती थी कि डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा था, तो वो यूं अकेले बाहर कैसे आ गई थी। रूही ने जैसे ही सविता को अपने सामने देखा तो रूही ने उससे कहा, अरे दीदी, धीरे धीरे किसी ने सुन लिया तो हंगामा हो जाएगा। रूही नहीं चाहती थी कि अभी घर में किसी को भी इस बारे में पता चले। रूही ने सविता से कहा, दीदी आप प्लीज किसी को मत बताना, आज मेरा बहुत मन कर रहा था इसलिए मैं यूं बाहर आ गई हूँ। सविता रूही की बात तो समझ रही थी, लेकिन उसने रूही से कहा, दीदी अब आप मेरे साथ अंदर चलो और आराम करो, आपको इतनी देर बाहर नहीं रहना चाहिए। सविता रूही को लेकर अंदर चली गई। रूही ने सविता से कहा, कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि कुछ ऐसा करके हमें बहुत ज्यादा सुकून मिलता है ना दीदी? और आज मुझे भी वॉक करके वही सुकून मिला। सविता को ये बात बहुत ही अच्छे से समझ आ रही थी। उसने कहा, हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने दीदी, अब आप अपने रूम में रेस्ट करो। उसने रूही को उसके रूम तक छोड़ा और फिर खुद नीचे चली गई। मधु सुबह उठी और उसने अपना फोन चेक किया। उसने जैसे ही मोबाइल देखा तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। मोहित ने लेट नाइट उसे एक मैसेज किया था कि वो सुबह होने का इंतजार कर रहा है क्योंकि उसे मधु से मिलना है। मधु को भी न जाने ये पढ़कर बहुत अच्छा लगा। वो जल्दी से रेडी हुई क्योंकि उसे भी मोहित से मिलना था। उसने बहुत ही सुंदर सूट पहना और घर से निकल गई। मधु कॉलेज के लिए निकल ही रही थी, मोहित ने उसे कॉल करके कॉलेज के पास वाले कैफे में बुला लिया। मधु ने भी मना नहीं किया और वो खुद वहाँ चली गई थी। मोहित उसका इंतजार वहाँ बाहर ही कर रहा था। मोहित ने जैसे ही मधु को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, मधु तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मधु को यूं कॉम्प्लीमेंट्स सुनने की आदत नहीं थी और वो यूं किसी के लिए तैयार भी नहीं होती थी, लेकिन आज वो मोहित के लिए रेडी होकर आई थी। मोहित के कॉम्प्लीमेंट्स से वो ब्लश करने लग गई। मधु को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो मोहित के सामने ऐसे बिहेव क्यों करती है। दोनों अंदर जाकर बैठे। मोहित मधु को दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी नजरें मधु से हट नहीं पा रही थी क्योंकि उसने उसे पहली बार इंडियन ड्रेस में देखा था। मधु ने कहा, मोहित तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मोहित ने मधु से कहा, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था और तुमसे कुछ बात भी करनी थी। मधु समझ गई थी कि मोहित उसे कुछ बताना चाहता है, इसलिए मधु ने उससे कहा, हाँ बताओ ना मोहित, मैं सुन रही हूँ। तभी वहाँ वेटर आया और दोनों कुछ ऑर्डर किए। जैसे ही वेटर वहाँ से गया तो मोहित ने कहा, नहीं मधु, आज तुम्हें कुछ कहना होगा। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो है जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहा है। मुझे नहीं पता तुम मुझसे बात करने में इतने कंफर्टेबल हो या नहीं हो, लेकिन यकीन मानो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मधु ने जैसे ही मोहित की ये बात सुनी तो उसे लगा कि ये लड़का कितना जेन्युइन है। उसे ऐसा लगा कि वो सच में मोहित पर भरोसा कर सकती है। उसने मोहित से कहा, मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। मधु ने मोहित को पिछले कुछ टाइम से पिछली एक एक बात बता दी। कैसे वो दादी को अपने घर लेकर आई, कैसे उसे धमकी भरे लेटर मिले और उसके साथ क्या क्या हुआ। इतने दिनों में पहली बार मधु ने ये सब किसी से शेयर किया था। आज उसने जैसे ही मोहित को ये सब बताया तो उसे बहुत ही ज्यादा हल्का फील हुआ। वहीं मोहित को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह गया था। उसके मन में मधु के लिए रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। अभी तक तो वो उसे बस पसंद करता था, लेकिन आज से वो उसकी इज्जत और ज्यादा करने लगा। उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रॉब्लम ही बड़ी है, लेकिन आज जब उसने मधु की बात सुनी तो उसे समझ आया कि मधु की लाइफ में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। मोहित ने कहा, मधु मैं बता नहीं सकता हूँ कि तुमने कितना बड़ा काम किया है। खून के रिश्तों को भी आज के टाइम में लोग सहेज नहीं पाते हैं, लेकिन तुमने तो एक दूसरे रिश्ते को इतना प्यार दिया। मैं बता नहीं सकता हूँ कि आज तुमने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूँ मधु। मुझे नहीं पता कि कोई तुम्हारा साथ देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया और मैं लाइफ टाइम इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। मधु ने जैसे ही बात सुनी तो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता चला कि कब मोहित उसकी जिंदगी में इतना इम्पोर्टेंट हो गया
कि उसने उसे सब कुछ बता दिया। मधु ने मोहित से कहा, थैंक यू मोहित, इट मीन्स ए लॉट। दोनों बैठकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगे। वहीं दूसरी तरफ रात का वक्त था। रूही अपने कमरे में बैठकर कुछ ऑनलाइन काम कर रही थी और समर अभी ऑफिस से आया ही था। समर ने कहा, रूही कैसी हो तुम? रूही ने आज सुबह वॉक कर ली थी लेकिन किसी को भी बताया नहीं था, लेकिन उसका पेट अभी दर्द हो रहा था। तभी रूही ने समर से कहा, समर आज मुझे अपना पेट बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है। समर ने कहा, रूही तुमने आज दवाई नहीं ली क्या और आज ज्यादा स्ट्रेस लिया क्या तुमने? तभी रूही को वोमिटिंग जैसा लगा और वो अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर गई तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे ब्लीडिंग हुई है और वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने जोर से कहा, समर। रूही को एक बार फिर से हल्की ब्लीडिंग होने लगी, जिस वजह से समर बहुत परेशान हो गया। उसे अच्छे से याद था कि पिछली बार जब ऐसा हुआ था उस समय रूही की क्या हालत थी। रूही कितनी मुश्किलों से गुजरी थी और अभी एक बार फिर से ऐसा ही हो रहा था। समर रूही के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। वहीं रूही को भी थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन वो समर के जितनी परेशान नहीं हो रही थी। पिछली बार जो भी हुआ था उस वजह से रूही के लिए परेशानी और बढ़ गई थी। डॉक्टर्स ने उसे हर चीज में सावधानी रखने के लिए कहा था और वो सावधान भी थी, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ जो आज रूही को हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। समर रूही को देखकर बोला, तुम ठीक तो हो न रूही? समर बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे सिचुएशन में क्या करें। डॉक्टर्स रूही को चेक कर रहे थे और समर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। वो बहुत परेशान था लेकिन अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी तरफ इसकी राजवीर के साथ बैठी हुई थी, उससे बातें किए जा रही थी। राजवीर इसकी की तरफ देखकर बोला, कॉलेज में अब क्या चल रहा है? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, मैंने आपको पहले ही बता दी सारी बातें, उसके बाद भी आप फिर से पूछ रहे हो। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा। इसकी जब भी कॉलेज से आती थी तो सबसे पहले वो राजवीर को सारी बातें बताती थी, जिस वजह से राजवीर को आज की भी सारी बातें पता थी। इसलिए इसकी की बात पर राजवीर के लिए आगे कुछ कहने के लिए नहीं था। राजवीर इसकी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैंने तो ये इसलिए कहा क्योंकि तुम शांत थी तो सोचा कि बात शुरू करने के लिए कुछ तो कहा जाए। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, ठीक है तो बात ही करनी है तो आप ही बता दीजिए कि आपके ऑफिस में क्या क्या चल रहा है और इतने दिन से आप जो सोच रहे थे उसके बारे में बता दीजिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर समझ गया था कि वो क्या बोलना चाह रही थी। राजवीर पिछले कुछ दिनों से अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था, जिस वजह से वो थोड़ा परेशान था। इसकी ने जब से राजवीर को परेशान देखा था उसे तब से ही जानना था कि आखिर कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी। इसकी ने कितनी बार राजवीर से उस बारे में पूछा, लेकिन हर बार राजवीर उस बात को टाल रहा था, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन अभी इसकी ने एक बार फिर से राजवीर से वही सवाल किया। राजवीर इसकी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या? और दिन तो तुम मुझे शाम से ही परेशान करने लग जाती थी कि नींद आ रही है, लेकिन आज क्या हुआ? राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आज कुछ नहीं हुआ, बस मुझे जानना है कि आप क्यों परेशान थे। इतना बोलकर इसकी कुछ देर के लिए शांत हुई, फिर आगे बोली, आप कभी भी अपने मन की बात मेरे से क्यों नहीं बताते हो? आपको कोई बात परेशान करती है तो मुझे भी पता होनी चाहिए। मैं आपकी वाइफ हूँ, मुझे भी सारी बातें जानने का हक है। इसकी की बात सुनकर राजवीर मुस्कान के साथ बोला, तुम्हें किसी ने मना किया है क्या? तुम्हें जो जानना है वो जान सकती हो, लेकिन पिछले कुछ दिन से मैं जिस बात को लेकर परेशान था वो बात मैं तुम्हें अभी नहीं बताना चाहता, इसलिए प्लीज मुझसे दोबारा मत पूछो कि क्या बात थी और क्या नहीं। राजवीर की बात सुनकर इसकी चुप हो गई। वो समझ गई थी कि राजवीर उसे तब तक वो बात नहीं बताएगा जब तक उसका मन नहीं होगा। राजवीर से अभी कुछ भी पूछने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर इसकी को देखकर आगे बोला, इसकी मुझे भूख लग रही है। राजवीर की बात सुनकर इसकी बोली, आपने खाना नहीं खाया था क्या? खाया था, लेकिन फिर से भूख लग गई है। राजवीर की बात सुनकर इसकी उससे अलग हुई और उसे देखते हुए बोली, ठीक है मैं जाकर कुछ लेकर आती हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर बोला, हाँ
और अपने लिए भी लेकर आना। क्यों, मुझे भूख नहीं है, राजवीर की बात पर इसकी जल्दी से बोली। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, मेरे साथ थोड़ा सा तो खा ही सकती हो ना। राजवीर की बात सुनकर इसकी उसके कान के पास आकर धीरे से बोली, थोड़ा सा खाना खाने के लिए अलग से खाने की क्या जरूरत है, आप हो ना, मैं आपके हिस्से से ही खा लूंगी। इसके इतना बोलकर राजवीर से अलग हुई और जल्दी से किचन की तरफ चली गई। इसके के जाने के बाद राजवीर अपने फोन को ओपन करके उसमें कुछ देखने लगा। राजवीर जैसे जैसे अपने फोन में देख रहा था वैसे वैसे उसका एक्सप्रेशन बदलते जा रहे थे। राजवीर को देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसके मन में क्या चल रहा था और क्या नहीं। राजवीर ने कुछ देर तक अपने फोन में कुछ किया और उसके बाद वापस से अपने फोन को रख दिया। वहीं समर रूही को लेकर परेशान था, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। डॉक्टर की बात सुनने के बाद समर को सुकून मिला, लेकिन फिर भी समर के चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। डॉक्टर से चेकअप हो जाने के बाद रूही ने समर से कहा, मैंने कहा था ना कि ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन तुम ही मेरी बात नहीं समझ रहे थे। मैं क्या करूं रूही, मुझे तुम्हारी चिंता है कि तुम्हें कुछ न हो। तुम नहीं जानती कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तब मेरा क्या होगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस वजह से तुम्हें किसी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। समर ने रूही का हाथ पकड़कर कहा था। समर की बातों को सुनने के बाद रूही ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया था। रूही को पता था कि समर के लिए वो कितनी जरूरी थी। समर की कोई फैमिली नहीं थी, जिस वजह से उसे एक परिवार का प्यार रूही के उसकी जिंदगी में आने के बाद ही मिला था। रूही उसकी जिंदगी में एक रोशनी की तरह आ गई थी, जिसने उसकी जिंदगी में उजाला कर दिया था। समर रूही को कुछ नहीं होने दे सकता था। उस दिन रूही जब हॉस्पिटल आई थी तब समर उसके साथ नहीं था, लेकिन आज समर हर पल रूही के साथ रहा, उसे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ा था। समर के लिए आज सबसे ऊपर रूही और उसकी तबीयत थी, बाकी के काम बाद में। समर की बात सुनकर रूही ने कहा, समर तुम बिना बात के चिंता कर रहे हो, अब देखना मुझे या हमारे बच्चे दोनों में से किसी को कुछ नहीं होने वाला है। हमारा बेबी भी बहुत स्ट्रांग है और मैं भी। रूही की बात सुनकर समर के फेस पर एक स्माइल आ गई और उसका हाथ रूही के पेट पर चला गया। समर रूही के पेट पर हाथ रखकर अपने बेबी से बोला, सुना तुमने, मम्मा ने क्या कहा है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, इसलिए अब तुम मम्मा को ज्यादा परेशान मत करना और अच्छे से रहना। समर की बात सुनकर रूही के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो बोली, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उसने अभी भी तुम्हारी बात सुन ली है। आज नहीं तो कल मेरी बात तो सुनेगा ही ना। समर रूही को लेकर अब घर के लिए निकल गया, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब घबराने वाली कोई बात नहीं थी। समर भी अब थोड़ा सा रिलैक्स था, ऐसे आगे भी हो सकता है, इस बारे में भी डॉक्टर ने बता दिया था और साथ ही बोल दिया था कि अभी ज्यादा से ज्यादा केयर की जरूरत है। वहीं इसकी राजवीर के लिए खाने के लिए कुछ लेकर आई और राजवीर को देते हुए बोली, ये देखिए मैं आपके लिए कितना कुछ लेकर आई हूँ। इसके की बात सुनकर राजवीर ने प्लेट में देखा, जहाँ सिर्फ नूडल्स थे और उसे भी देखकर लग रहा था कि उसे अभी ही बनाया गया हो। इसकी ने जब राजवीर को ऐसे नूडल्स को घूरते हुए देखा तो इसकी बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, मैंने ही बनाया है आपके लिए और वो भी प्यार से। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने कहा, इसकी मैं मानता हूँ कि तुम्हें अब खाना बनाना आ गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब कभी भी खाना बनाने लगो। मैं कभी भी खाना नहीं बनाती हूँ, बस अभी बनाया है और वो भी सिर्फ आपके लिए। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने आगे कुछ नहीं कहा और इसकी के हाथ से नूडल्स का प्लेट ले लिया। राजवीर देख सकता था कि उस नूडल्स में बहुत सारे वेजिटेबल डली हुई थी, जो दिखने में बहुत अच्छी और टेस्टी लग रही थी। इसकी राजवीर के बगल में बैठकर बोली, अब खाकर बताओ कि कैसा बना है। इसकी की बात पर राजवीर ने बोला, ठंडा तो होने दो, जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए वो प्लेट में लेकर आई हूँ। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली और फिर जल्दी से नूडल्स का एक बाइट लिया। नूडल्स बना तो टेस्टी था, लेकिन राजवीर एक ही बाइट में समझ गया था कि ये नूडल्स इसकी ने नहीं बनाया है। इसकी ने बेशक खाना कम बनाया था, लेकिन राजवीर उसके हाथों का टेस्ट जान गया था। इसकी अब राजवीर के लिए कुछ भी लाती थी, राजवीर टेस्ट करके ही समझ जाता था कि उसे किसने बनाया है।
राजवीर के बाइट लेने के बाद इसकी बहुत ही बेताबी से उसकी तरफ देख रही थी। राजवीर इसकी की तरफ देखते हुए बोला, ये किसने बनाया है? राजवीर की बात सुनकर इसकी जल्दी में बोले, मैंने? बिल्कुल भी नहीं, मुझे अच्छे से पता है कि ये तुम्हारे हाथों से बना हुआ नहीं है। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने एक गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी कि वो अब राजवीर से नहीं छुपा सकती थी और उसे सच बताना ही होगा। इसके राजवीर के चेहरे को देखकर बोले, आप मेरा हर झूठ पकड़ लेते हो ना? इसकी की बात सुनकर राजवीर ने सिर्फ एक स्माइल दी, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन से ये पता चल रहा था कि उसे उसके सवाल का जवाब चाहिए कि आखिर ये नूडल्स किसने बनाया था। राजवीर की तरफ से कोई जवाब ना आता देखकर इसकी बोली, मीसा अपने लिए नूडल्स बना रही थी और जब मैं गई तब बनकर रेडी हो चुका था, इसलिए मैं जल्दी से उससे छीनकर ले आई हूँ। तुम दोनों हमेशा लड़ते रहते हो ना? राजवीर ने कहा। राजवीर की बात सुनकर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। राजवीर जो बोल रहा था वो था तो एकदम सही। दोनों को जब भी मौका मिलता था तब लड़ने लगते थे। अभी भी जब इसके किचन में गई तब किचन में सिर्फ मीसा थी और उसने अपने लिए नूडल्स बनाया हुआ था। इसकी जैसे ही अंदर गई उसकी नजर नूडल्स पर गई, इसलिए उसने सोचा कि राजवीर को यही देना चाहिए, जिस वजह से इसकी जल्दी से वो लेकर जा रही थी। और जब से देखा तो दोनों ऑलमोस्ट लड़ने लगे। वो तो जब मीसा को ये पता चला कि वो नूडल्स इसकी राजवीर के लिए लेकर जा रही है तब जाकर मीसा शांत हुई और इसकी को लेकर जाने दिया। इसकी ने राजवीर को सारी बात नहीं बताई, बल्कि ये कहा कि वो मीसा ने खुद से ही दिया था। जब वो किचन में गई थी राजवीर को वैसे तो अभी भी इसकी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता था। राजवीर ने उस नूडल्स में से एक बाइट लेकर इसकी को खिलाया और कहा, आगे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं लड़ती। राजवीर की बात खत्म होते ही इसकी ने कहा। इसकी की बात सुनकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। वो अब इसकी से कहे तो क्या कहे। वो जो भी इसकी को बोल रहा था उन बातों का जवाब इसकी के पास पहले से ही था, इसलिए राजवीर चुप होकर उसे खिलाने लगा और खुद भी खाने लगा।